नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ हैं खबरों में मेरी सहयोगी निधि। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। आखिर किसने ये षड्यंत्र रचा, ये साजिश रची? आखिर कौन है इस हत्या का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है कि हत्यारों को नफे सिंह की हर मूवमेंट की खबर थी। काफी पहले से ही उनको जानकारी थी कि नफे सिंह किस रूट से जाने वाले थे। जी हां, और हत्यारों को यह भी पता था कि कहां उन्हें टारगेट करना है। कहा यह जा रहा है कि 40 से 50 राउंड फायरिंग नफे सिंह की गाड़ी पर की गई। इस हमले में आईएनएलडी कार्यकर्ता जय किशन की भी मौत हो गई है, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आ रहा है और इसी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ नया सीसीटीवी आ चुका है। सीसीटीवी में हत्यारों की कार देखने को मिली है, i10 कार। घटनास्थल से कुछ दूरी का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। कार में बैठे दिख रहे हैं हमलावर और ये सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें i10 गाड़ी दिख रही है सफेद रंग की, और इसी गाड़ी में सवार थे। ये नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है, लेकिन हरियाणा की बताई जा रही है, और ये हमलावर इसमें कैद हो गए। जो पास की रेड लाइट है उसमें जो सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर ये हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई, लेकिन ये बताती है कि कुछ ही दूरी पर हमलावर थे। रेकी की गई इनके जरिए और फिर नफे सिंह को टारगेट किया गया। तो ये जो तस्वीर आई है, ये जो लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज है, इससे कई सारे रहस्य खुल सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ देखिए, अगर हम तस्वीरों पर गौर करें, ये i10 कार है, नंबर इसकी दिख रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये नंबर फेक हो, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है कि इस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग इस गाड़ी में सवार थे, उनके चेहरे निधि साफ साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखेंगे फ्रंट सीट पर देख रहे हैं, जो ड्राइवर सीट पर है हमलावर और जो साइड में बैठा है वो भी कैद हो गया है। ये हमलावर ने टारगेट किया, कुछ ही दूरी पर ये सीसीटीवी लगा हुआ है, और ये कार में सवार होकर आए थे। कई राउंड फायरिंग की है। नफे सिंह की गाड़ी को टारगेट किया गया है और उनके सुरक्षा कर्मियों को भी टारगेट किया गया है, जो घायल बताए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वारदात है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम, इस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन कार में शूटर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे के ये जो फुटेज है, ये विजुअल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और देखिए इस कार का नंबर भी सामने आया, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये नंबर फर्जी हो सकता है। और देखिए थाने में खड़ी है नफे सिंह राठी की कार, जिस कार पर हमला किया गया। कार में दिख रहे कई गोलियों के निशान, यानी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि करीब 40 से 50 राउंड गोलियां इस कार के ऊपर दागी गई हैं। ये देखिए, ये वही कार है नफे सिंह जिसमें सवार थे, उनके अंगरक्षक सवार थे, और इसी कार को टारगेट किया गया। अंधाधुंध फायरिंग की गई हमलावरों की तरफ से, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके साथ एक और व्यक्ति की मौत हो गई। और नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हमले में कैसे कार पर गोलियों की बौछार की गई, गोलियां दागी गई, देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये विधायक नफे सिंह की वही फॉर्च्यूनर कार है जिसमें वो रविवार की शाम 5 बजे के आसपास जा रहे थे, जब शूटर i10 गाड़ी से आए और उनकी गाड़ी पर इस तरीके से हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान उनकी गाड़ी पर लगे हुए हैं। जिस तरफ नफे सिंह बैठे हुए थे, उसी तरफ कितनी सारी गोलियां उनकी गाड़ियों पर लगी हुई है, और आप देखिए कि पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई है। और देखिए नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर FIR, कार ड्राइवर राकेश के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। नरेश कौशिक, रमेश राठी, कर्मवीर राठी पर FIR दर्ज की गई है। कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का भी FIR में नाम। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी हैं। हमारे साथ बहादुरगढ़ पुलिस थाने से इस वक्त पुनीत सीधे जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। पुनीत, 7 लोगों पर FIR, आधार क्या बताया गया इस FIR का, शिकायत क्या की गई है इस FIR में?
देखिए, रविवार को जब पूर्व विधायक नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में 4 अन्य लोगों के साथ जा रहे थे, तब उन पर तकरीबन 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। उस गाड़ी में उनके साथ जो नफे सिंह का भांजा था वो भी बैठा हुआ था, उसका नाम राकेश, और राकेश ने पुलिस को बयान दिया है कि शूटर्स ने उसको कहा था कि वो जो पूर्व विधायक रह चुके हैं नरेश कौशिक, उनके खिलाफ अब अदालत में ना जाएं, और इस पूरे मामले में अगर वो जाते हैं तो उनके परिवार को भी जान से मार देंगे, और ये भी कहा कि तुझे जिंदा छोड़ रहे ताकि ये सब बातें जा करके तू अपने घर पर बोल दे। और इसी के बाद नरेश कौशिक सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया, जो धारा लगाई उनमें 147, 148, 149, 307, 302 और 120 भी लगाई गई है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, मांगेराम राठी के बेटे सतीश राठी, गौरव और राहुल सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ जो देखा जा रहा है वो ये है कि मांगेराम के परिवार में बेटे ने 2023 में खुदकुशी की थी, जिसमें 306 का मुकदमा नफे सिंह राठी पर दर्ज हुआ था, और उसी से जोड़ करके तार बताए जा रहे हैं। और इसी के तहत ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मांगेराम राठी के परिवार के लोगों के ऊपर ही दर्ज हुआ। 7 लोग हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा। बड़ी बात बता रहे हैं पुनीत, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो कनेक्शन था वो रंजिश से जुड़ा हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। पुनीत आपके पास आएंगे, आइए आपको बताते हैं नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़े 5 अपडेट इस वक्त क्या मिल रहे हैं। अब तक इस घटना के होने के बाद क्या कुछ अपडेट मिला है। पहला ये कि हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ चुका है। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी गैंग का हाथ हो सकता है, या लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग पर शक जताया जा रहा है कि साजिशकार यहीं से जुड़ रहे हैं। वहीं तीसरा बड़ा अपडेट ये कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी बताया जा रहा है। जी हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद था जो बताया जा रहा है नफे सिंह से जुड़ा हुआ। चौथा बड़ा अपडेट ये कि CIA और STF कर रही है जांच, एक टास्क फोर्स है जो पूरी तरह से इस मामले में जांच कर रही है। और पांचवा अपडेट ये कि हत्यारों का कार में बैठे CCTV फुटेज सामने आ चुका है, जो कि एक लीड है पुलिस के लिए कि हत्यारों तक पहुंचा जा सकता है। और आपको बताते हैं नफे सिंह राठी के घर के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सन्न कर देने वाला मामला है। इतने राउंड फायरिंग करने के बाद बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई नफे सिंह राठी की। और नफे सिंह राठी हत्याकांड पर खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में सुपारिंग किलिंग का शक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस की जो छानबीन आगे बढ़ रही है उसमें कई तरह के एंगल्स अभी तक नजर आए हैं, और इसमें यह भी अब कहा जा रहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक है, यानी कि पैसे देकर भाड़े के हत्यारों से यह हत्या कराई गई है। इस एंगल से पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। और नफे सिंह हत्याकांड का जो गैंगस्टर कनेक्शन है, आइए और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि अब तक क्या कुछ खुलासा हो चुका है। सुपारी किलिंग का शक दरअसल जताया जा रहा है। प्रोफेशनल किलर गैंग से जुड़े हुए तार दिख रहे हैं, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम पहले भी आ चुका है इस गैंगस्टर का, उसके ग्रुप का, उसका नाम सामने आ रहा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी की तरफ भी शक की सुई है। बिल्कुल, देखिए, संपत्ति के विवाद से जोड़कर भाई इस मामले की जांच की जा रही। कई दिनों से नफे सिंह राठी को धमकियां मिल रही थी। ये बात, ये शिकायत नफे सिंह के पुत्र ने भी की है, और इसी वजह से सरकार के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी इस हत्याकांड से पहले। और अब आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया, किस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रहे थे नफे सिंह। कार सवार हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास गाड़ी रुकी। I-10 कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां बरसाईं। नफे सिंह और कार्यकर्ता जय किशन को कई गोलियां लगी। अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में उनकी जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार में सवार 2 सुरक्षाकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों सुरक्षाकर्मियों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है, जिन्हें ICU में भर्ती कराया गया। तो इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
और आपको बता दें कि नफे सिंह हत्याकांड पर झज्जर पुलिस का खुलासा भी सामने आया है। 4 हमलावरों की पहचान हो चुकी है, ये पुलिस का कहना है। सीआईए और एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और पुलिस की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि 4 हमलावरों की पहचान की जा चुकी है। यानी पुलिस को इस बात की पहचान हो चुकी है कि हमलावर कौन थे। अब इनकी तलाश की जा रही है। ये बरही गेट पे जो वारदात हुई है उसमें जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट कर लेंगे। अभी देखिए सारा जांच में लगा हुआ है और पूरा आगे जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो उस विषय में आपको बता दिया जाएगा। और बहादुरगढ़ थाने से हमारे साथ पुनीत शर्मा लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। पुनीत, लेकिन अब इस मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सबूत की कड़ी है, वो है सीसीटीवी कैमरा। इसी आधार पर पुलिस को लीड मिल पाएगी अपराधियों तक पहुंचने की कि किसका हाथ है, अगर पहचान कर ली गई अपराधियों की। देखिए, बिल्कुल पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है, हमारे हाथ भी वो सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसमें आई-10 कार में सवार जो बदमाश हैं वो साफ नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। जो आई-10 गाड़ी का नंबर था वो HR51 BV14C था, जो कि फर्जी नंबर है। ये एक बाइक का रजिस्टर्ड नंबर था। यानी शूटर्स ने पूरी प्लानिंग की थी कि अगर गाड़ी सीसीटीवी में किसी में आती है तो उसका फर्जी नंबर ही पुलिस को मिले, जिससे पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन सीसीटीवी में 2 शूटर्स के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 4 शूटर्स की पहचान कर ली, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अब उन शूटर्स की तलाश की जा रही है। दरअसल ये पूरा जो मामला है उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो भांजे राकेश है नफे सिंह के, उन्होंने पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया है नामजद, उसमें मांगे परिवार के लोगों का नाम लिखवाया है। दरअसल 11 जनवरी 2023 को मांगे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे जगदीश ने सुसाइड किया था और इस पूरे मामले में नफे सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उसमें उनके खिलाफ 306 का मुकदमा था और तभी से इन दोनों परिवार के बीच में अदावत चल रही थी। अब जो नफे सिंह के भांजे ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कहा है कि शूटर्स ने उसको जिंदा छोड़ते वक्त कहा कि हम तुझे जिंदा छोड़े ताकि परिवार को जाकर के नफे सिंह के बता देना कि वो अदालत में ना जाएं, और इसीलिए उन्होंने जो पूर्व विधायक नरेश कौशिक, इसके अलावा रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, मांगे राम के बेटे सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। यानी बहुत सारी चीजें। ठीक है, यानी कि इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है और इन लोगों पे आरोप लगाए गए इस FIR में। शुक्रिया पुनीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और इस हत्याकांड को हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था संभालने में सरकार की विफलता बताया, तो सरकार हर जरूरी एक्शन की बात कह रही है। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे, और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि INLD के अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी हत्याकांड के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। चौटाला ने कहा कि लॉरेंस गैंग का नाम लेकर सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल है। उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है, तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई?
फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी। जी हाँ, तो बड़ी खबर आपको बताते हैं जो पाकिस्तान से आ रही है। लाहौर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक महिला को घेर कर मारने की कोशिश की है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की भीड़ ने महिला को घेर लिया और रेस्टोरेंट में बैठी लड़की की लिंचिंग की कोशिश की गई। ड्रेस पर लिखे अरबी शब्दों को लेकर आग बबूला हो गई भीड़ और भीड़ ने महिला को घेर लिया, उसके बाद मारने की भी कोशिश की। वाकई ये तस्वीरें परेशान करने वाली। एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी ने भीड़ से महिला को फिर बचाया। पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी भी मांगी। ये बताता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का चेहरा कितना क्रूर है, किस तरह बदसलूकी की गई एक महिला के साथ, ये तस्वीरों में सामने। और जरा अब आप इस वीडियो को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर क्या हुआ था, कैसे कट्टरपंथी लोग महिला की जान के पीछे पड़ गए और किस तरह से इस महिला के ऊपर धावा बोला। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। तो इस महिला की जान बचाई एएसपी ने। आपने पूरा वीडियो देखा और वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ ने महिला को घेरा हुआ था। महिला बेहद डरी हुई होटल के एक कोने में बैठी हुई थी। भीड़ में से कुछ लोग महिला के कपड़ों पर प्रिंट अरबी शब्दों को कुरान की आयतें कहते हुए गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे ये इस्लाम का मजाक है। कुछ लोग उसे इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले कहते हुए गोली मार देने की बात भी कह रहे थे। और इस महिला को बचाने वाली एएसपी ने कहा ड्रेस को लेकर कंफ्यूजन हो गई है। एएसपी ने कहा महिला से अनजाने में भूल हुई है, ये एएसपी का बयान। और हमारे साथ मनीष इस वक्त मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, बहुत ही हैरान करने वाली तो ये तस्वीर है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मिजाज, वहां के समाज, वहां के कट्टरपंथी हर दिन ऐसा ही करते थे। इस वाकये में क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस महिला को कपड़े उतारने, गोली मार देने और इसको जान से मारने की धमकी देने लगे ये सारे मौलाना एक साथ जमा होकर? बिल्कुल, देखिए दिलचस्प बात यह है कि उनके कपड़े पर पाके कुरान की कोई आयत थी भी नहीं और उसके बावजूद तमाम मौलाना समेत पूरी भीड़ कह रही है कि इस्लाम का मजाक हो रहा है, कुरान की आयतें लिखी है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को, जो धर्म के ठेकेदार उस महिला के खिलाफ हमला कर रहे थे, उन्होंने खुद कभी कुरान नहीं पढ़ी होगी, उनकी आयतें नहीं पढ़ी है, तभी तो उन्हें नहीं पता कि उस महिला के कपड़े पर वो आयतें नहीं लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि धर्म के नाम पर जो समाज पैदा हुआ, जो देश पैदा हुआ, उसकी परिणति यहां तक पहुंच गई है कि मिलता जुलता कहीं कुछ लिखा हुआ दिखता है तो आप कहते हैं कि उस महिला के कपड़े उतार दो, मतलब सड़े बाजार उस महिला के कपड़े उतारने के लिए तैयार है, या फिर उसको गोली मारने की बात कही जा रही है, क्योंकि गोली मार देने से इस्लाम प्रोटेक्ट हो जाएगा और उससे कुरान की इज्जत जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह की सोच वाली भीड़ जो है वो दरअसल पाकिस्तान का एक नया तालिबानी समाज है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, पाकिस्तान ने अपना मुकद्दर यही चुना था और उसी की तरफ वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारी जो मासूम और बेकसूर महिलाएं हैं वो उसका अब शिकार बनती जा रही हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिला बहुत डरी हुई दिख रही है। अगर एएसपी मौके पर नहीं पहुंचती तो महिला की जान पर बन आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये जानकारी देने के लिए, इस पूरे वाकये से जुड़ी हुई। और आखिरकार कट्टरपंथियों की धमकियों के आगे महिला को हार माननी पड़ी। महिला को फिर अपनी माफीनामा का एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा इस दबाव की वजह से। और अब बात देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 के ग्लोबल समिट की। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है और यह दिन बेहद खास रहने वाला है। समिट में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। आज रात 8 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी TV9 के मंच पर आएंगे और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में मुख्य भाषण देंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी देश के वर्तमान हालात, आगामी लोकसभा चुनाव, विपक्ष और बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात रख सकते हैं। साथ ही वो ये भी बता सकते हैं कि उनकी सरकार की योजनाओं से निचले तबके के जीवन स्तर पर कितना सुधार आया है, महिलाओं के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है।
TV9 के इस मंच से पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी बीजेपी की तैयारियों के बारे में भी बता सकते हैं। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों में देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर अपना संदेश दे सकते हैं। TV9 नेटवर्क की 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। और TV9 नेटवर्क के 3 दिवसीय कॉन्क्लेव व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जो वैश्विक और बुनियादी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और साथ ही समाधान और सुझाव भी दे रहे हैं। कल कॉन्क्लेव के पहले दिन की शुरुआत TV9 नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास के संबोधन से हुई। I must mention that this evening is going to be special. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी। आज का भारत अपने कर्म कर रहा है, फल अपने आप मिल रहे हैं। कहाँ 10वीं लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हो गए हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने ब्रांड इंडिया पर अपनी बात रखी। समिट के पहले दिन कल खेल और कला जगत की प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई। 8 नामचीन हस्तियों को नक्षत्र सम्मान से सम्मानित किया गया। समिट में आज की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबोट के संबोधन से होगी। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। कल तीसरे दिन सत्ता सम्मेलन होगा, जिसकी थीम नए भारत की गारंटी 2024 रखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 500 से ज्यादा अमृत स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम आज ही भारत टेक्स 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इसमें पूर्व मध्य रेल के 38 स्टेशनों में से बिहार में 22, झारखंड में 14 एवं उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न राज्यों में करीब 1500 सड़कों पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की नींव भी रखेंगे। ये समारोह 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थलों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैले अमृत भारत स्टेशन को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी लखनऊ में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। इस एयर कंडीशन स्टेशन में एक बड़ा सभागार, फूड कोर्ट और ऊपरी तथा निचले बेसमेंट में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं हैं। इससे पहले पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये 29 फरवरी तक चलेगा। और भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने चुनाव को हमेशा लोकतंत्र के उत्सव में के रूप में माना है और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी बड़ा हमला बोला है। माननीय मुख्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के कुशाभाई ठाकरे सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना कौरवों से की। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ बीजेपी के देशभक्तों की टोली तो दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है। आज 2 खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में हमारे देश का लोकतंत्र 4 नासूर जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासूरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी या बंद होगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुबह 10 बजे व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएगा।
हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें व्यास तहखाना जो कि ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी हिस्से में है, उसमें पूजा की अनुमति को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से 1 फरवरी को याचिका दायर की गई थी। समिति का कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाने के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता था और धार्मिक समारोह आयोजित करता था, लेकिन राज्य सरकार के एक निर्देश के बाद प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया था। मस्जिद में कुल 4 तहखाने हैं, जिनमें से एक व्यास जी का तहखाना है और इस तहखाने में 31 साल के बाद पूजा शुरू हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद ये तय होगा कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी या बंद होगी। और दिल्ली में कल सनातन संत संसद का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा। देश भर से आए धर्मगुरु ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने की मांग की। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में हुई संत संसद में ठाकुर देवकीनंदन और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री समेत सैकड़ों संत मौजूद रहे। सबने एक स्वर में सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। ये नहीं कहते कि हम किसी के धर्म की निंदा करें, लेकिन हमारे पास राइट है कि हमारे धर्म का भी कोई अपमान न कर सके। ऐसी आवाज संत संसद से जानी चाहिए। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने इस संत संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए नया नारा दिया। राम लला हम आएंगे, अब तो बनेंगे, अब क्या जाओगे। अब हम ये कह रहे हैं कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। संत संसद में देश भर के सनातन के धर्मगुरु शामिल हुए। इसमें साध्वी प्राची और हनुमानगढ़ी के संत भी शामिल हुए। मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेने एक साथ करीब 3 लाख मंदिरों को विध्वंस किया, 3 मांगे। इससे बड़ा भाईचारा कहीं नहीं मिल सकता आपको। सभी संतों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी को आभार पत्र लिखा, जिसे मिलकर वे पीएम को सौंपेंगे। और बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी कल अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा की बारी तो मथुरा की है। सांसद हेमा मालिनी ने कल मथुरा के लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और लोगों से इस पर चर्चा की। मोदी जी जितना काम करता है वो और कोई नहीं कर सकता। हेमा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा में भव्य मंदिर की तैयारी है। 500 साल पहले का भी जो काम नहीं हुआ वो भी हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बनकर, तो मथुरा की तो बारी है ही। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, वो जन जन के नेता हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको उनका साथ देना चाहिए। सांसद हेमा मालिनी से जब आगामी लोकसभा के चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर से मथुरा से ही चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हेमा जी यहाँ ब्रजवासी चाहते हैं कि आप तीसरी बार भी यहाँ से प्रत्याशी हो, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं तो हम जरूर, हम रेडी हैं, तैयार हैं। हेमा मालिनी ने मथुरा में एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के और विकास की बात भी कही। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कल राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने प्रशासन के रवैये को लेकर शिकायत की है। कल पुलिस प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली नहीं जाने दिया था। संदेश खाली का सच जानने के लिए पटना हाईकोर्ट पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिंह रेड्डी के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यीय टीम कल पश्चिम बंगाल की पुलिस के सामने दलीलें पेश करती रही, लेकिन इस टीम को संदेश खाली से 70 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर हिरासत में लेकर काफी देर तक रखा गया। वापस लौटी टीम ने देर शाम राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर पुलिस प्रशासन की शिकायत की। इस बीच संदेश खाली की महिलाओं और गाँव वालों ने टीएमसी से जुड़े स्थानीय नेता अजीत मैती पर हमला कर दिया, उसे जूते चप्पल से पीटा। इस बीच शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग और तेज होने लगी है। अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है।
और संदेश खाली को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी के राज में काले कारनामे करने वालों की जय हो रही है, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं, इब्तु ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहाँ काले कारनामे करने वालों की जय हो रही है। सुकांतो मजुमदार को फर्स्ट तो यूपी, एमपी, गुजरात, मणिपुर ऐसे जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर कंपेयर कीजिए। हम लोग क्यों डिनायल मोड पे चला जाएगा? अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लैंड का प्रॉब्लम है, नॉन पेमेंट का प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख रहे हैं, हमारा मिनिस्टर्स लोग वहाँ पर है, हम लोग अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी होगा। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं रातों में वो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स गैंगरेप चला, वो सब पूरा बकवास है, पूरा बेसलेस स्टोरीज है।